अगर आसमान में उड़ना है बादलों की तरह तो जीवन में मेहनत करना सीख लो पागलों की तरह। स्वागत है आप सभी का समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल में और मेरा नाम है अदिति यादव। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो उम्मीद है आप लोगों के पेपर में ज़रूर आएंगे। ये एम्स नर्सिंग, पैरामेडिकल, यहाँ तक कि पीएनएसटी, नीट में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में हमको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना रहता है, राइट। तो हम लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए एक कॉपी, पेन और एक पानी की बोतल ज़रूर चाहिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो चलो जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ये क्वेश्चन पढ़ने का गलत तरीका है। सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कथन पूछा क्या है हमसे। सुनो, इधर देखो, हमसे असत्य पूछा है यानी गलत पूछा है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की तुलना में एक तत्व से दूसरे तत्व का एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन अधिक है क्या? क्या बताओ जी, बिल्कुल सही। जो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है और जबकि एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन अधिक होता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की तुलना में, राइट। अधिकांश त्रिसंयोजी लेंथेनाइट आयन ठोस अवस्था में रंगहीन होते हैं। क्या बताओ, रंगहीन होते हैं क्या? तो कुछ बच्चों ने यहाँ पे रंगीन समझ लिया होगा, लेकिन नहीं, यहाँ रंगहीन लिखा है। तो देखो, अधिकांश त्रिसंयोजी लेंथेनाइट, पूरी एनसीईआरटी में मोटी मोटी लाइन में लिखा हुआ है कि अधिकांश त्रिसंयोजी लेंथेनाइट आयन ठोस अवस्था में रंगीन होते हैं। रंगीन, ध्यान देना, यहाँ रंगीन होते हैं, तो यही हमारा सही आंसर चला जाएगा, यानी यही हमारा गलत ऑप्शन है। बाकी और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। लेंथेनाइट ऊष्मा एवं विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। जी, बिल्कुल सही है। एक्टिनाइट अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं, विशेष रूप से जब वे सूक्ष्म विभाजित होती हैं। जी, जब कोई तत्व है वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होता जाता है तो अधिक क्रियाशील हो जाता है। तो ऐसा ही हमसे बताया गया। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान देना। अधिकांश त्रिसंयोजी लेंथेनाइट ठोस अवस्था में रंगीन होती हैं, लेकिन ये तो सही है, मतलब कि यही ऑप्शन गलत है। लेकिन एक क्वेश्चन जो इतना आता है तो गारंटी से लिख ही लेना भाई साहब। पूछा जाता है कि कौन से लेंथेनाइट, वैसे तो लेंथेनाइट रंगीन होते हैं ठोस अवस्था में, लेकिन अपवाद स्वरूप, जानते हो आप लोग अपवाद पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो पूछे जाते हैं अपवाद स्वरूप कौन से लेंथेनाइट ऐसे हैं जो रंगहीन है। तो ध्यान रखना, ला, सी वाई बी लू, ला सी वाई बी लू, यानी कि LA हो गया हमारा +3 में, लू हो गया हमारा +3 में, वाई बी हो गया +4 में और वाई बी हो गया हमारा +2 में, राइट, +2 में होगा, सॉरी, और सी होगा हमारा +3 में। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ला, सी, वाई बी, लू ये प्रतिचुंबकीय होते हैं, यानी इन पे कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जानते हैं आप लोग अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये सब रंगहीन होते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 100% नहीं तो इसे आप लोग 99.99% लिख लीजिए इसे। ला, सी, वाई बी, लू रंगहीन है, और ध्यान रखना रंगहीन क्यों है, ला, सी, वाई बी, लू रंगहीन क्यों है। अब लोग बोलेंगे ला, सी, वाई बी, लू क्या है भाई साहब? ये ला, सी, वाई बी, लू भाई साहब ये लेंथेनाइट के तत्व हैं। लेंथेनाइट में आता है ना वो सब तत्व हैं, लेकिन यहाँ पे LA जो है ना, इसका नाम लेंथेनम है। अच्छा मुझे बताओ, लेंथेनाइट कहाँ से कहाँ तक आता है? 58 से 71 तक पूरा हमारा लेंथेनाइट होता है, लेंथेनम सीरीज़ होती है, राइट। लेकिन ये लेंथेनम सीरीज़ स्टार्ट कहाँ से होती है? सीजियम से स्टार्ट होती है, उससे जो पहले आता है वो लेंथेनम आता है। अच्छा बताओ, ये लेंथेनम जो है ना लेंथेनाइट का तत्व नहीं है, बल्कि ये तो D ब्लॉक का है, पर फिर भी लेंथेनम के जो गुण है ना वो लेंथेनॉइड से मिलते जुलते हैं, इसलिए हम इसे जो लेंथेनॉइड में इसकी तुलना करते हैं। बस पूछा जाएगा लेंथेनाइट का प्रथम तत्व कौन सा है, तो सीजियम आंसर लगाना। पूछा जाएगा कौन प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय पहले ध्यान लो, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय पहले जानते हैं। देखो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन में नंबर लेके आना है, तो हमें
कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं पहले। अणुचुंबकीय, अणु से याद आ रहा है अणु, यानी इसमें होंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या कहा मैंने, इधर देखो, इसमें होंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। यहाँ लिखा है प्रति, यानी इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे ना, यानी इसमें अयुग्मित क्या है, नहीं है। तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो है हमारे रंगीन कलर, जिसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है अयुग्मित, तो हमारे हैं रंगहीन। तो मैंने रंगहीन में बताया था ला सी वाई बी लू, राइट। ये ला हमारे डी ब्लॉक का तत्व है, राइट। अच्छा, एक और क्वेश्चन, मेरा मन नहीं मान रहा लैंथेनाइड को छोड़ने का, पर फिर भी हम जल्दी छोड़ेंगे क्योंकि लैंथेनाइड से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। तो देखो लैंथेनम की जितनी भी सीरीज़ हैं वो ज़्यादातर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कि सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है +3। लेकिन मुझे ऐसा तत्व बताओ लैंथेनाइड में, लैंथेनम सीरीज़ में, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 नहीं होती है। जल्दी बताओ फटाफट से, क्या आप लोग बता पा रहे हो? तो जी, सीजियम ही, यानी लैंथेनम का पहला ही तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था शो नहीं करता, बल्कि +4 शो करता है। इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट। और ध्यान रखना ला सी वाई बी लू हमारे रंगहीन है, प्रतिचुंबकीय है, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, राइट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने सोचा कि बता देते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, एथेन के निम्नतम स्थायी संरूपण में द्वितल कोण है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद करिए, देखिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं इसका आंसर होगा सी, जी नहीं, इसका आंसर सी नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा। तो 84 का डी, यानी कि 4th ऑप्शन चला जाएगा। जो एथेन जो है ना, एथेन के 2 संरूपण होते हैं, एक होता है हमारा गाउज फॉर्म, एक होता है गाउज फॉर्म को मैं जी से लिख देती हूँ और स्टेगर्ड फॉर्म को मैं एस से लिख देती हूँ, राइट। अब यहाँ पे पूछा मैं निम्नतम स्थायी संरूपण, यानी कि निम्नतम सबसे कम कौन सा संरूपण जो होता है, यानी 0 डिग्री पर होता है, ये बात ध्यान रखना। गाउज जो होता है 0 डिग्री पर स्टेबल होता है, और जो स्टैगर्ड है वो 60 डिग्री पर स्टेबल होता है। अब अब हिंदी मीडियम वाले भी इसे स्टैगर्ड याद रखना और गाउज को गाउज ही याद रखना, राइट। एथेन के 2 संरूपण होते हैं, गाउज जो होता है वो 0 डिग्री पर स्थायी होता है, और जो स्टैगर्ड होता है वो 60 डिग्री पर स्थायी होता है। हमसे पूछा था कि एथेन का निम्नतम स्थायी, मतलब कि यही निम्नतम स्थायी है 0 डिग्री पर, तो इसका आंसर डी ऑप्शन चला जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है। देखो मैं रंग बदल के भी आपको समझा दे रही हूँ, डी ऑप्शन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण का ज्ञान होना चाहिए। बताओ हम लोग संकरण कैसे निकालें। सबसे पहले संकरण निकालने के लिए हम देखते हैं सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम की वैलेंसी, यानी कि देखो ये हमारे पास क्या है, बोरोन है। बोरोन 13वें फैमिली में आता है, इसके लास्ट में 3 आ रहा है, यानी बोरोन की संयोजकता कितनी है, 3 है। अब बताओ मुझे कार्बन 14वें ग्रुप का समूह है, इसलिए इसकी लास्ट में 4 आ रहा है, तो कार्बन की संयोजकता 4 हो गई। नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन 15वें ग्रुप का समूह है, तो नाइट्रोजन की संयोजकता 5 हो गई, राइट। अब नाना, पापा, असलम, सब बीमार, ये भी तो सब 15वें ग्रुप के आते हैं, तो इन सब की संयोजकता भी कितनी हो गई, 5 हो गई, राइट, 5 हो गई। ये आपको संयोजकता निकालने का एक कॉन्सेप्ट था, मैंने बता दिया बेसिक से, राइट। तो हम लोग अब हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखते हैं PCl5 का। PCl5 का हाइब्रिडेशन में क्या करते हैं हम लोग, संयोजकता लिखते हैं एक, मतलब कि जो अकेला है अकेले की संयोजकता लिखते हैं, यानी संयोजकता लिखते हैं, संयोजकता को बोलते हैं वैलेंसी। वैलेंसी लिखते हैं हम लोग सेंट्रल मेटल एटम की, प्लस हैलोजन के नंबर, हैलोजन यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के नंबर, केवल नंबर लिखना है, लास्ट में कितने नंबर हैं, या हाइड्रोजन के नंबर, ध्यान से इसे लिख लो, बटे में 2। फास्फोरस की संयोजकता होती है 5, और यहाँ पे क्लोरीन के नंबर कितने हैं, 5 बटे में 2, यानी 10 बटे में 2, क्या आ गया हमारा, 5 आ गया, राइट। अब हम लोग जानते हैं कि
दो होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, दो होता है तो हम लोग बोलते हैं एस और पी, एक और दो। अगर तीन होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, एस पी टू। अगर चार होगा तो हम लोग बोलेंगे एस पी थ्री। अगर पाँच होगा तो हम लोग बोलते हैं एस पी थ्री डी। राइट, पाँच होता है तो हम लोग बोलते हैं एस। तो यहाँ पे हमारा PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण कितना निकला, sp3d निकला। और हम लोग जानते हैं जब sp3d संकरण निकलता है तो आकृति क्या होती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिड। हम लोग देख लेते हैं, ये मतलब PCl है, यहाँ पे त्रिकोण बन जाएगा, यहाँ पे त्रिकोण बन जाएगा और यहाँ पे दो पिरामिड लग जाएंगे क्लोरीन के। राइट, तो इसे PCl5 की संरचना को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिड, यानी कि ए का फोर्थ। ए का फोर्थ किस ऑप्शन में, ए का फोर्थ दो ऑप्शन में। राइट, इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में। अब हम लोगों को देखना पड़ेगा बी का थर्ड भी दिया है, बी का थर्ड भी दिया है। तो देखो ये एक ट्रिक है, बी का थर्ड दिया है तो बी का ये थर्ड ही होगा, ऐसे बी का थर्ड हमें देखने की जरूरत नहीं है। सी का पहला देख लो या डी का सेकंड देख लो, तो हम लोग देख लेते हैं डी का सेकंड। डी का आसान होगा क्योंकि बोरॉन की संयोजकता कितनी होती है बताओ। हम लोगों ने बताया था कि बैंगन, आलू, गाजर, इन थैली यानी बोरॉन जो है वर्ग 13 के ग्रुप पे वर्ग 13 में आता है और 13 यानी लास्ट में 3 आ रहा है, यानी बोरॉन की संयोजकता हो गई 3। और लास्ट में हैलोजन के नंबर यानी फ्लोरीन के नंबर या क्लोरीन के नंबर या हाइड्रोजन के नंबर। तो इसमें फ्लोरीन के नंबर है 3/2 यानी 6/2 कितना आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया। हम लोग बोलते जब 2 आता है तो उसे हम लोग बोलते हैं SP और 3 आता है तो उसे हम लोग बोलते हैं SP2 यानी कि SP2 यानी कि इसमें क्या हो रहा है BF3 SP2 1 2 3 1 2 3 यानी इसमें क्या बोल रहा है त्रिकोण बन रहा है। और त्रिकोण बन रहा है, त्रिकोण कहाँ लिखा है, सिर्फ त्रिकोण कहाँ लिखा है, त्रिकोण यानी त्रिकोणीय समतल। समतल में बन रहा है, कहीं ऊपर नीचे नहीं बन रहा है, तो डी का सेकंड आ जाएगा। डी का सेकंड इस ऑप्शन में है, तुम्हारा राइट ऑप्शन ही वाला चला जाएगा। बाकी ऑप्शनों को भी हम लोग देख लेते हैं। SF5 का संकरण हम लोग निकालेंगे तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया आपको, वैलेंसी बताओ, वैलेंसी लिखो सेंट्रल मेटल एटम यानी जो अकेला हो, प्लस हैलोजन के नंबर लिखो या हाइड्रोजन के नंबर लिखो, बटे में 2 कर दो। मुझे आप लोग SF6 की निकालिए, खुद निकालिए SF6 की, यानी सल्फर की संयोजकता हो गई 6 और फ्लोरीन के नंबर भी हो गए 6/2 यानी कि 12/2 कितना आ गया, 6 आ गया। और आप लोग जानते हैं 2 कक्षक भाग लें तो बोलो SP 1 2, 2 कक्षक भाग, 3 कक्षक भाग लें तो बोलो SP3, 4 कक्षक भाग लें तो बोलो SP3D। यहाँ पर देखो एक सेकेंड, ये देखो 3 कक्षक भाग ले रहे हैं यानी कि SP2 यानी कि 2 P के और एक 3 के यानी कि SP3। 3 कक्षक, 4 कक्षक में क्या होता है, एक S के भाग लेते हैं और 4 मतलब कि 3 P के भाग लेते हैं यानी 3 P के और एक S का यानी SP3। 5 होता है तो हम लोग बोलेंगे SP3D और 6 होगा, हम लोगों का आया था 6 होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे SP3D2। और ध्यान रखना अगर SP3D2 है और कोई लोन पेयर नहीं है तो आकृति आंख बंद करके बोल देना अष्टफल की राइट ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट BRF5 का देख लेते हैं। BRF5 की BR की संयुक्ता हो गई 7 क्योंकि ये 17वें समूह में आता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन 17वें में आता है ना, 17वें समूह में, 17वें ग्रुप में आता है। और लास्ट में फ्लोरीन के नंबर 5/2। ये हो गया हमारा 7 8 9 10 11 12 यानी 12/2 यानी 6। ये हो गया हमारा SP3D2। मैंने बोला अगर लोन पेयर ना हो तो बोलो अष्टफल की, अगर एक लोन पेयर हो तो क्या बोलोगे बताओ, वर्ग पिरामिड, सी का पहला। उम्मीद है आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ गया होगा और बोलना आ गया होगा कि SP3D2। अगर लोन पेयर नहीं है तो बोलेंगे अष्टफल की SP3D2, अगर एक लोन पेयर है तो बोलेंगे वर्ग पिरामिडीय।
क्योंकि देखो एक लोन पे आप बच्चे भूल जाते हैं अष्टफल की, यानी कि sp3d2 में sp3d2 यानी अष्टफलकी में एक लोन पेयर होता है तो हमें वर्ग पिरामिड ही बोलते हैं, राइट। अगर sp3d, ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, sp3d2 की, अगर sp3d2 हाइब्रिडेशन आ रहा है और उसमें एक लोन पेयर है तो उसे हम लोग बोलते हैं वर्ग पिरामिडी, राइट। अगर दो लोन पेयर है तो उसे हम लोग बोलते हैं वर्ग समतली। अब आप लोग इसे कैसे याद करोगे, देखो अमोनिया का स्ट्रक्चर जब हम लोग बनाते हैं अमोनिया में, अमोनिया क्या है, sp3, आप लोग बना के देख लेना, राइट। अमोनिया sp3 है। अमोनिया में कितने लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर होते हैं और बाकी ये 3 बंद बने होते हैं। देखो अमोनिया में भी एक लोन पेयर है तो लास्ट में पिरामिडी आ रहा है, तो इससे भी ध्यान रख सकते हो अमोनिया भी पिरामिडी है। क्यों अमोनिया पिरामिडी, क्योंकि अमोनिया में एक लोन पेयर है और sp3d2 यानी sp3d2 में भी एक लोन पेयर होते हैं, sp3d2 में एक लोन पेयर होते हैं तो हम लोग बोलते हैं वर्ग पिरामिडी है, यानी इसमें भी पिरामिड आ रहा है, एक लोन पेयर में पिरामिड। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? देखो इस रिएक्शन को करने से पहले मुझे इस रिएक्शन का नाम चाहिए, ये कौन सी रिएक्शन है, उम्मीद है आप लोग इस रिएक्शन को बता पा रहे होंगे। ये हमारी है कोल्बे अभिक्रिया, कोल्बे, बोल्बे, बोल्बे, कोल्बे, ये रिएक्शन है। अच्छा कोल्बे में क्या होता है, कोल्बे में ये देखो कितने कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन है, यानी कि एक कार्बन कम हो जाएगा। देखो 2 कार्बन बचे हैं, राइट, एक कार्बन कम हो गया है और दूसरा कार्बन जो है वो Na2CO3 के रूप में निकल गया। यहाँ पर NaOH प्लस में CaO भी लगता है, तो यहाँ पे आना चाहिए थर्ड ऑप्शन। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। और डीबाल H किस रिएक्शन में यूज़ होता है, क्या आप लोग बता सकते हैं डीबाल H किस रिएक्शन में यूज़ होता है? तो ध्यान देना डीबाल H होता है हमारे स्टीफन रिएक्शन में, स्टीफन रिएक्शन में, राइट। ये क्वेश्चन, ये रिएक्शन आप लोग देख सकते हैं। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसे हम लोग देखकर पता कर सकते हैं कि इस रिएक्शन का नाम क्या है, वो है हमारी CrO2Cl2। मैं इसे जितनी बार बोलूँ उतना कम है। ये CrO2Cl2 एक राम नाम के जैसे राम का नाम जितना बार लेते हैं उतना बार कम होता है, वैसे ही CrO2Cl2 का नाम जितनी बार लोगे उतनी बार कम है। CrO2Cl2, CrO2Cl2। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ, तो यही है वो क्रोमिल क्लोराइड, CrO2Cl2, CrO2Cl2, CrO2Cl2 आ गया है भाई साहब पेपर में। इस बार नहीं आ जाए, देखना पहले। CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में यूज़ होता है और इसी CrO2Cl2 का यूज़ होता है इटार्ड रिएक्शन में। तो ये कौन सी रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन है। पहली बात तो ये, इसमें उत्पाद भी बता दिया है, इसमें एल्डिहाइड बनता है यानी बेंजल्डिहाइड बन भी गया है। इसमें हमको ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, जो कॉम्प्लेक्स बनता है क्रोमिल संकुल बनेगा जो, उसको बताना है। तो वैसे तुम इसे ट्रिक से कर सकते हो। क्रोमिल संकुल बन रहा है, देखो यहाँ पे Cr है तो यहाँ पे देखो क्रोमिल संकुल बनता है, तो ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स होना चाहिए जिसके कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम हो। तो क्रोमियम सिर्फ यहाँ है और बाकी किसी में भी क्रोमियम नहीं है, तो सही आंसर ये हमको दिया है। ये हमको क्या दिया हुआ है, टॉल्विन दिया हुआ है। CrO2Cl2 को हम लोग बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड है तो इससे हमें पता चल रहा है ये इटार्ड रिएक्शन है, क्रोमिल क्लोराइड। ये मैं इसे बना लेती हूँ पहले, यहाँ पर H और ये H, ये 3 H यहाँ पर थे तो मैंने 3 H यहाँ बना लिए, राइट। अब हमें इसका कॉम्प्लेक्स बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, CrO2Cl2 यानी कि इसका जो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो उस मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, ये जो CrO2Cl2 है, ये दो इसके 2 H हैं, 2 H क्या करेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके OH बना लेते हैं, राइट। मैं ये कॉम्प्लेक्स बना देती हूँ यहाँ पर CH तो इसका ऐसे की ऐसे ही रहता है और यहाँ पर ये OH बन जाते हैं। और देखो यहाँ पर क्या हुआ है,
यहाँ पर देखो क्या हुआ है, रुको, इधर बनाते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, राइट। ये जो इसके 2 OH होते हैं, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 2 बार OH बना लेते हैं। ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या करते हैं, 2 बार OH बना लेते हैं, एक बार इधर और एक बार इधर बना लेते हैं। फॉर्मूले में Cr दिया है, यानी कि Cr दिया है। इसको मैं भी एक बार Cr को तो मैं लिख ही लूँगी। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, लास्ट में फॉर्मूले में Cl2 दिया है, मैं यहाँ Cl2 लिख लेती हूँ और यहाँ Cl2 लिख लेती हूँ। तो मतलब कॉम्प्लेक्स में है ना क्रोमियम आ रहा है। अब मैं तो इसे ऐसे ध्यान रखूँगी कि क्रोमियम आ रहा है कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि क्रोमियम संकुल बन जाता है, राइट। तो इसका आंसर ए होगा। फिर भी हम लोग कैसे कर सकते हैं इसे, देखो इतना तो आ रहा है Cl2, इसने क्या किया है, इसको देखो इसको ना इसी को मतलब कि एक बार लिखा है इसने, देखो इसने इसको कैसे किया है, 2 बार लिख दिया है। CrOH और Cl2, इसी को इसने 2 बार लिख दिया है, तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और ध्यान रखना इटार रिएक्शन में CrO2 Cl2 क्रोमिल क्लोराइड का यूज़ किया जाता है, इसमें बेंजल्डिहाइड बनता है, राइट। ये इटार रिएक्शन के बारे में था। ये क्वेश्चन अपने सिलेबस में नहीं, इसे काटते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये देखो, ये आप लोग कुछ देख पा रहे हो, कोको। अच्छा मुझे बताओ कोको की स्पेलिंग, इसे तुम लोग क्या पढ़ोगे, इसे तुम लोग पढ़ोगे को और को पढ़ोगे। तो ज़रा एक केवल CO लिखा हो तो इसे क्या पढ़ोगे, को पढ़ोगे ना, को। तो देखो इसके नाम में ही छुपा हुआ है, इसके इसी में छुपा हुआ है CO, तो इसे बोलेंगे गॉटरमैन कोच रिएक्शन। इसे देखो यहाँ पे लिखा होगा कोच रिएक्शन, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कोच रिएक्शन, राइट। तो यानी कि पहले का चला गया हमारा सेकंड ऑप्शन, राइट, पहले का चला गया सेकंड ऑप्शन। ओ माय गॉड, देखो पहले का सेकंड ऑप्शन और बाकी मिलाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, जबकि देख लेते हैं यहाँ पर, ये हमारा है हेलो फॉर्म रिएक्शन में हमको CH3 और COO होगा, तो इससे हम समझ जाएंगे ये हेलो फॉर्म रिएक्शन है। यानी कि देखो इसमें CH3 CO है, तो ये हेलो फॉर्म रिएक्शन यानी B का थर्ड। और जब भी शांत H2SO4 दिया हो और अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हो तो समझ जाना ये ईस्टरीकरण है, ईस्टरीकरण। और लाल फास्फोरस, और ये देखो ये हमारा अल्फ़ा, ये हमारा बीटा, इसमें होता है हेल्वोल जेल यानी HVZ रिएक्शन। इसमें क्या होता है, अल्फ़ा हाइड्रोजन निकलता है, यानी कि इसमें बीटा हाइड्रोजन निकलता है। ये बीटा का जो हाइड्रोजन है उससे रिएक्शन होती है, राइट। उम्मीद है इसका फर्स्ट आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, बताओ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जस्ट नोट, मैं कह रही हूँ इसे नोट करना। Cu+1 ज़्यादा स्थायी है या Cu+2, बताओ Cu+1 ज़्यादा स्थायी है या Cu+2। अब देखने में क्या लगता है, बच्चे बोलते हैं Cu+1, पर बिल्कुल नहीं, Cu+2 ज़्यादा स्थायी है, राइट। Cu+2 ज़्यादा स्थायी है, ये कम स्थायी है। ये क्या है, ज़्यादा स्थायी, अपनी कॉपी में नोट कर लो। और ज़्यादा स्थायी का कारण भी बताओ। Cu+2 ज़्यादा स्थायी इसलिए है क्योंकि उच्च जल योजन ऊर्जा के कारण Cu+2 ज़्यादा स्थायी है। एक और क्वेश्चन पूछूं, 13वां समूह है, 13वें ग्रुप, 13वें समूह में कौन आता है हमारा, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, राइट, इन थैला, राइट। अच्छा मैं आपसे पूछूं, बोरॉन +3 में ज़्यादा स्थायी होगा या +1 में, तो बच्चों जवाब देना कि +3 में ज़्यादा स्थायी होगा। मैं आपसे पूछूं कि बताओ एल्यूमिनियम क्या +3 में ज़्यादा स्थायी होगा या +1 में, तो आप लोग बच्चों बोलना कि +3 में।
मैं आपसे पूछूं गैडोलियम +3 में ज़्यादा स्थायी होगा या +1 में, तो बच्चों मुझे जवाब देना +3 में। इंडियम में पूछूं +3 में ज़्यादा स्थायी होगा +1 में, तो बच्चों मुझे जवाब देना +3 में। मैं आपसे पूछूं +1 ज़्यादा स्थायी होगा या Tl+3, तो अब आप देखो Tl+1 ज़्यादा स्थायी होता है Tl+3 से। जस्ट नोट करो Tl+1 कम स्थायी है, Tl+3 ज़्यादा स्थायी है। क्यों? अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। जो भी बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला जो भी अंतिम वाले तत्व हैं, उनकी जो भी कम ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो ज़्यादा स्थायी हो जाती है। इसे ही हम लोग बोलते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव। जस्ट नोट आ ही सकता है। इसकी मैं एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगी, पहले से आप खुद करिए। इस क्वेश्चन को करने से पहले ये जान लीजिए कि CnCO ये प्रबल लिगेंड है। कौन से लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कौन से लिगेंड है? प्रबल लिगेंड है। ये भी इम्पोर्टेंट। और यहाँ तक कि CO तो प्रबलतम है, इसे भूल मत जाना, प्रबलतम है, ध्यान रखो, CO प्रबलतम है। और CN जो होता है साइनाइड, ये भी प्रबल लिगेंड है, खाते ही आदमी फिनिश। तो साइनाइड वो प्रबल लिगेंड। 3 ध्यान रखना बस, CnCO अगर इसे आपने याद रख लिया तो आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब हमसे पूछा क्या है, हमको क्या बताना है कि इसमें बताना है बोर मैग्नेटॉन यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण बताना है, राइट। ये FeCN नेगेटिव -3 दिया है। इसमें हम लोग क्या कर, सबसे पहले ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं। तो Fe की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई? X हो गई। ये CN जो होता है एक नेगेटिव लिगेंड भी है, तो यहाँ पे -6 लगा देंगे बराबर, यहाँ पे -3 चार्ज दिया हुआ है, तो X की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3, यानी कि Fe जो है वो +3 में आ गया, राइट। अब हम लोग जानते हैं जो Fe+3 है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3d6 4s2 होता है। ये मैंने किसका लिखा है? Fe का लिखा है। लेकिन हमें +3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन हटाने, यानी Fe 0 और 3d5, Fe 0 और 3d5, यानी कि D में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब सुनो, CN जो है प्रबलतम लिगेंड है, इसलिए क्या करेगा? पेयरिंग कर लेगा। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेती हूँ, इसलिए क्या करेगा? यहाँ पे पेयरिंग करेगा। ये देखो, यहाँ पे ये पेयरिंग कर ली, यहाँ पे पेयरिंग कर लिया। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा, यानी इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, हमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। हमें निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n बराबर n+2 होता है, लेकिन इस फॉर्मूले से हम लोग नहीं करेंगे, इससे थोड़ा लंबा हो जाता है, राइट। तो हम लोग इसे करेंगे झकास फॉर्मूले से। इसकी n की वैल्यू 1 आई थी, कुछ नहीं करना, बस 0.8 जोड़ देना, 1.8 अप्रॉक्स आएगा। 1.8 अप्रॉक्स यानी 1.7 ही मान लो, यानी 1/4 हो गया और 1/4 हो गया। इसे हमने कैसे किया? अब ये वाला क्वेश्चन जरा सॉल्व करके खुद देखो। क्वेश्चन समझ में ना, मतलब कि कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए तो वीडियो, मतलब कि उस कॉन्सेप्ट को फिर से देखो, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी ट्रिक मैं बता रही हूँ जो आपको लाखों रुपए देके शायद आपको कोचिंगों में भी नहीं मिले, ऑफलाइन कोचिंग में। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, किसका मैं निकाल रही हूँ, ध्यान रखना, Fe इसका निकाल रही हूँ, C ऑप्शन का। तो मुझे सबसे पहले क्या निकालनी? ऑक्सीकरण अवस्था। मैंने लिखा Fe का X। CN एक नेगेटिव लिगेंड है, मैंने लिख दिया 6, और बराबर यहाँ पे -4 लिखा हुआ है, ना कि +4, तो मैंने लिख दिया -4, और X बराबर 2 आ जाएगा। और हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, तो X बराबर 2 आ जाएगा। हम लोग जानते हैं कि Fe की ऑक्सीकरण, मतलब कि Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d6 4s2, राइट। हमारा जो मतलब कि ऑक्सीकरण आया था वो n, मतलब कि X बराबर 2 आया था, राइट। तो मतलब कि Fe+2 का निकालना है, क्योंकि X बराबर 2 आया था, मतलब ऑक्सीकरण 2 आया था। Fe+2 का निकालना है, यानी S में 2 इलेक्ट्रॉन गायब करने, S 4s0 हो जाता है, राइट। 3d6 बचता है हमारे पास, 3d6 हम लोग निकाल रहे हैं Fe+2 का, राइट। तो हम लोग 3d6 यानी D में 5 होते हैं, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5, 5 हो गए। लेकिन ध्यान रखना CN जो है ये प्रबल लिगेंड है, यानी ये क्या करेगा, पेयरिंग कर लेगा, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, इसके जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ आ जाएंगे, राइट। और एक मिनट ज़रा हम लोग फिर से करते हैं। देखो इसको हम लोगों ने दिया था 3d6 दिया था और x बराबर 2 आया था, यानी कि 3d6 दिया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 तो पहले ही हो गया। लेकिन CN जो है एक दुर्बल मतलब कि एक प्रबल लिगेंड है, तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, तो कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, यानी कि 0। सेकेंड ऑप्शन सी का सेकेंड इस ऑप्शन में हो गया हमारा आंसर समाप्त। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोगों ने क्या किया, इन सब क्वेश्चन में हम लोग जानते हैं CN एक प्रबल लिगेंड और CN एक नेगेटिव लिगेंड है। हम लोगों ने ऑक्सीकरण अवस्था निकाली Fe की, तो X लिखा, CN एक नेगेटिव लिगेंड है, हमने 6 लिखा, यानी कि आवेश कितना था, -3। X बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, यानी कि हम लोग क्या निकालेंगे, Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 3d6 4s2 होता है, लेकिन हमें निकालना किसका है, Fe+3 का निकालना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, यानी 3d5 आ गया, 3d5 आ गया, राइट। तो हम लोग 3d5 लिखते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ देखो CN एक प्रबल लिगेंड है, यानी ये पेयरिंग कर लेगा, यानी ऐसे पेयरिंग, इसमें से इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ रख लेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ रख लेगा, यानी ये दो जो हैं, ये दो जो हैं, मतलब ये सब जो है ये क्या हो जाएंगे, सॉरी, ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि एक यहाँ से चलेगा और एक यहाँ चलेगा, एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचा, यानी कि फिर हम लोग क्या 1 में हम लोग 0.8 जोड़ देंगे, तो 1.8 समथिंग आ जाएगा, तो यानी A का चौथा हो गया, राइट। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? तो ये आंसर हमारा चला जाएगा। ऐसे ही हम लोग एक और देख लेते हैं, H2O का देख लेते हैं, मतलब कि मैं H2O का, तो हम लोग क्या करेंगे, Fe की वैल्यू x लिख देंगे। हम लोग जानते हैं जो H2 है ये उदासीन है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 बराबर 2, यानी कि Fe क्या हो गया, Fe+2, यानी कि इसकी जो x की वैल्यू आई है +2 आई, यानी कि हमें Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। हम लोग जानते हैं Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 3d6 4s2 होता है, 4s2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले में से निकाल, तो 4s0 हो गया, राइट। 3d6 बचा, 3d6 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। हम लोग जानते हैं कि H2O स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है, यानी वीक लिगेंड, तो हम लोग पेयरिंग नहीं करेंगे, तो यहाँ पे N की वैल्यू 4 आ गई, राइट। 4 आ गई, मैंने बोला N की वैल्यू 4 आ गई, द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकालते हैं, तो हम लोग जानते हैं N की वैल्यू 4 आई है, तो हम उसमें 0.8 जोड़ देते हैं, तो मतलब कि 4.8 समथिंग कुछ आ रहा होगा। देखो 4.8 समथिंग कुछ आ रहा होगा, डी का तीसरा। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन करने से पहले मुझे ये क्वेश्चन बताओ, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को हम लोग पानी पिलाते हैं, जब हम लोग उसे पानी पिलाते हैं, पानी, तो उसे क्या चढ़ जाता है, उसे चढ़ जाता है नशा, यानी वो एल्कोहल बन जाता है, उसे नशा चढ़ जाता है। तो ध्यान रखना, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को कभी भी पानी मत पिलाना। देखो अगर यहाँ पे हम लोग बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को अगर हम पानी पिलाते तो यहाँ पे अल्कोहल बनता, लेकिन यहाँ पे अल्कोहल नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही है, मतलब कि यहाँ पे H2O नहीं होगा। और यहाँ पे CuCN बनाते तो यहाँ पर CN आ जाता, राइट। और आप लोग जानते हैं CuCN हम लोग किस रिएक्शन में यूज़ करते हैं, क्या आप लोग बता सकते हैं? CuCN का यूज़, जल्दी सोचो, चलो तब तक सोचो आप, तब तक हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए खुद, पहले R की वैल्यू हमें बतानी है।
तो आप लोगों ने बता दिया कि CuCN का यूज़ हम लोग करते हैं सैंडमेयर रिएक्शन में, और सैंडमेयर रिएक्शन में CuCN बटे में KCN का यूज़ होता है, या फिर Cu2Cl2 का यूज़ होता है। अब मैं आपसे पूछूं कि सैंडमेयर में प्रोडक्ट ज़्यादा बनते हैं या फिर गॉटरमान में, सैंडमेयर में प्रोडक्ट ज़्यादा बनते हैं या फिर गॉटरमान में, तो आप ही बताओ। कोई सैंड मतलब कि कोई सैंड के आसपास रहेगा और कोई गटर के आसपास रहेगा, सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट कौन बना पाएगा? कोई सैंड जो है, सैंड कोई खुशबू के पास रह रहा है और कोई गटर के पास रह रहा है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट कौन बनाएगा? सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा हमारा सैंड वाला, यानी कि सैंडमेयर की लब्धि, यानी सैंडमेयर में प्रोडक्ट ज़्यादा बनते हैं। ये भी NCERT की लाइन है, देख लेना खोल के चाहो तो। पर यहाँ पे वो तो मैं कॉन्सेप्ट बता, पर यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, N2+Cl, यहाँ पे क्या होगा बताओ? तो यहाँ पर होगा हमारा एथेनॉल, इथाइल अल्कोहल होगा। ये कप चाय की तरह काम करता है, तो ये हमारा R की वैल्यू की जगह यहाँ ये होगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, और उम्मीद है इसको देखने के बाद आप लोग तुरंत सेल्फ स्टडी करने जाओगे। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।